कभी आपने सोचा है कि जो इंसान आज पूरी दुनिया को सोचना सिखा गया, जिसके विचारों पर आज भी विश्वविद्यालय खड़े हैं, जिसके शब्दों से दर्शन, राजनीति और शिक्षा की नींव पड़ी, वो बच्चा कैसा रहा होगा? आज हम आपको किसी राजा की नहीं, किसी योद्धा की नहीं, बल्कि उस बालक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने तलवार नहीं, विचारों से दुनिया को बदला। आज का ये पॉडकास्ट है प्लेटो के बचपन की वो अनकही कहानी जहां से शुरू हुआ था मानव इतिहास का सबसे गहरा दर्शन। तो आंखें बंद कीजिए और चलिए लगभग 2500 साल पीछे, प्राचीन यूनान की गलियों में। कहानी की शुरुआत, प्लेटो का जन्म और उस समय की स्थिति। लगभग 427 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान के सबसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक नगर एथेंस में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये वो समय था जब एथेंस बाहरी रूप से तो समृद्ध था, लेकिन अंदर ही अंदर वो राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहा था। पेलोपोनेशियन युद्ध का दौर चल रहा था, जहां एथेंस और स्पार्टा एक दूसरे के खून के प्यासे थे। चारों ओर युद्ध का भय, राजनीति में छल और लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी अशांत समय में जन्म हुआ उस बालक का, जिसका असली नाम था अरिस्टोक्लीज, लेकिन दुनिया ने उसे बाद में प्लेटो के नाम से जाना। प्लेटो के माता-पिता और पारिवारिक पृष्ठभूमि। प्लेटो किसी साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता का नाम था एरिस्टन, जो एथेंस के एक प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार से आते थे। कहा जाता है कि उनका वंश एथेंस के प्राचीन राजाओं तक जुड़ा हुआ था। उनकी माता थी पेरिक्टियोनी, जो अपने समय की अत्यंत बुद्धिमान और सम्मानित महिला थीं। उनका संबंध महान विधिवेत्ता सोलन के परिवार से माना जाता है। यानी प्लेटो के घर में राजनीति, संस्कृति और बुद्धिमत्ता तीनों की विरासत थी। बालक प्लेटो एक अलग सोच वाला बच्चा। बालक अरिस्टोक्लीज बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं प्लेटो अक्सर सवाल पूछते, सच क्या होता है? न्याय किसे कहते हैं? क्या हर चीज जो दिखती है वही सत्य है? उनका शरीर मजबूत था, वे कुश्ती और व्यायाम में भी निपुण थे। इसी कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है चौड़े कंधों वाला। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा उस समय की सबसे उत्तम यूनानी परंपरा के अनुसार हुई। उन्हें सिखाया गया काव्य और साहित्य, संगीत और कला, गणित और ज्यामिति, शारीरिक प्रशिक्षण। लेकिन सबसे अधिक आकर्षण था ज्ञान और विचारों की दुनिया से। किशोरावस्था तक आते आते प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे, क्योंकि उनका परिवार भी उसी दिशा में था। लेकिन एथेंस की भ्रष्ट राजनीति और सत्ता की लड़ाइयों ने उनके मन में एक गहरी चोट छोड़ी। यहीं से कहानी लेती है मोड़। यही वो समय था जब प्लेटो के जीवन में प्रवेश हुआ एक ऐसे व्यक्ति का, जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। उस व्यक्ति का नाम था सुकरात, और यहीं से शुरू होती है प्लेटो की असली यात्रा, दर्शन की यात्रा, सत्य की खोज। और यहीं से शुरू होती है प्लेटो के जीवन की वो यात्रा जिसने एक साधारण कुलीन युवक को इतिहास का सबसे महान दार्शनिक बना दिया। एथेंस की हालत और प्लेटो का टूटता सपना। उस समय एथेंस बाहर से तो लोकतंत्र कहलाता था, लेकिन भीतर से वो भ्रष्टाचार, षड्यंत्र और सत्ता की भूख से सड़ चुका था। राजनीति अब सेवा नहीं, बल्कि सत्ता पाने का खेल बन चुकी थी। प्लेटो, जो बचपन से राजनीति में जाकर समाज को सुधारना चाहते थे, धीरे धीरे अंदर से टूटने लगे। वे देखते थे निर्दोष लोगों को सजा मिलती है, झूठे लोग सम्मान पाते हैं और सत्य बोलने वालों को चुप करा दिया जाता है। इसी उलझन में, इसी मानसिक अशांति में एक दिन प्लेटो ने एथेंस की गलियों में एक नाम सुना, सुकरात। सुकरात के पास पहली बार जाना। कहा जाता था कि एथेंस के बाजारों में एक बूढ़ा व्यक्ति लोगों से सवाल पूछता है, न उपदेश देता है, न भाषण करता है, बस सवाल, सवाल और सवाल। प्लेटो के मन में जिज्ञासा जागी। एक दिन वे भी भीड़ के साथ एथेंस के खुले चौराहे पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा साधारण कपड़ों में एक वृद्ध व्यक्ति, नंगे पांव, चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में असाधारण चमक। वही थे सुकरात। पहली मुलाकात, सवालों का तूफान। सुकरात किसी से पूछ रहे थे, तुम कहते हो कि तुम न्याय जानते हो, तो बताओ न्याय होता क्या है? सामने वाला व्यक्ति बार बार उलझ जाता और अंत में चुप हो जाता। प्लेटो स्तब्ध रह गए। ये कोई साधारण शिक्षक नहीं था। ये व्यक्ति लोगों के ज्ञान को तोड़ रहा था ताकि उन्हें सच्चा ज्ञान मिल सके। उस दिन प्लेटो ने पहली बार समझा, ज्ञान देना आसान है, लेकिन अज्ञान का एहसास कराना वो केवल सुकरात ही कर सकते थे। गुरु शिष्य का संबंध कैसे बना? धीरे धीरे प्लेटो सुकरात के साथ रहने लगे। वे उनके साथ चलते, बाजारों में, गलियों में, खुले मैदानों में। सुकरात किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाते थे। उनका विद्यालय था एथेंस खुद।
सुकरात कहते थे, मैं तुम्हें कुछ सिखाता नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को जन्म लेने में मदद करता हूं। ये बात प्लेटो के दिल में उतर गई। प्लेटो पर सुकरात का गहरा प्रभाव। सुकरात ने प्लेटो को सिखाया, सत्ता से बड़ा होता है नैतिकता, भीड़ से बड़ा होता है सत्य, और जीवन का लक्ष्य धन नहीं ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो जो कभी राजनीति के सपने देखा करते थे, अब दर्शन के प्रेमी बन चुके थे। वे सुकरात को केवल गुरु नहीं बल्कि आत्मिक मार्गदर्शक मानने लगे। सत्ता की लोकप्रियता सत्ता को पसंद नहीं थी। वे युवाओं को सवाल करना सिखा रहे थे, और सत्ता को यही सबसे खतरनाक लगता है। एथेंस के शासक सुकरात से डरने लगे। आरोप लगाए गए, युवाओं को भटकाने का, देवताओं का अपमान करने का। प्लेटो ये सब देख रहे थे। वे अंदर से कांप उठते थे। सुकरात जानते थे कि उनका अंत नजदीक है, लेकिन उन्होंने कभी प्लेटो या किसी शिष्य को डरना नहीं सिखाया। वे कहते थे, सत्य के लिए मरना सबसे सुंदर मृत्यु होती है। प्लेटो अपने गुरु को टूटते लोकतंत्र के सामने अकेला खड़ा देखते रहे। वो दिन जब सुकरात पर मुकदमा चलता है, वो दिन जब प्लेटो का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। और फिर आता है वो दिन जब एथेंस का लोकतंत्र अपने ही सबसे सच्चे नागरिक को मौत की सजा सुनाने वाला था। सुकरात पर मुकदमा, सत्य बनाम सत्ता। एथेंस की अदालत में सुकरात खड़े थे, न किसी डर के साथ, न किसी पश्चाताप के साथ। आरोप वही पुराने थे कि वे युवाओं को भटकाते हैं, देवताओं का अपमान करते हैं और परंपराओं को तोड़ते हैं। प्लेटो अदालत में बैठे अपने गुरु को देख रहे थे। हर प्रश्न के उत्तर में सुकरात और भी शांत होते जा रहे थे। उन्होंने साफ कहा, मैंने लोगों को कुछ सिखाया नहीं, मैंने बस उन्हें सोचने पर मजबूर किया है। अगर ये अपराध है तो मैं दोषी हूं। ये बात न्याय नहीं, सत्ता को चुनौती थी। फैसला, जहर का प्याला। अदालत ने निर्णय सुनाया, मृत्युदंड। एथेंस की परंपरा के अनुसार सुकरात को तलवार नहीं बल्कि हेमलॉक नामक विष पीना था। प्लेटो का मन कांप उठा। वे जानते थे, ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, ये सत्य की हत्या है। कारागार के भीतर अंतिम मुलाकात। सुकरात को जेल में रखा गया। उनके शिष्य एक एक करके मिलने आते रहे। प्लेटो भी वहां पहुंचे। उन्होंने रोते हुए कहा, गुरुदेव, आप भाग सकते हैं, हम सब मिलकर आपको बचा सकते हैं। सुकरात मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं अन्याय से भाग जाऊं तो जीवन भर मैं अपने ही विचारों से भागता रहूंगा। प्लेटो समझ गए, ये व्यक्ति मृत्यु से नहीं, असत्य से डरता है। विषपान का क्षण। वो क्षण आ पहुंचा। जेलर अंदर आया और एक प्याला रखा, विष से भरा हुआ। सुकरात ने पूरे शांत मन से प्याला उठाया। प्लेटो की आंखें भर आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सुकरात की आवाज स्थिर थी। मित्रों, मृत्यु केवल शरीर की यात्रा है, आत्मा की नहीं। और फिर सुकरात ने विष पी लिया। धीरे धीरे उनके पैर ठंडे पड़ने लगे, शरीर सुन्न होता गया, और अंततः महान सुकरात इस संसार से विदा हो गए। प्लेटो पर प्रभाव, एक गहरी चोट। उस दिन प्लेटो के भीतर कुछ टूट गया। वे बीमार पड़ गए। कुछ समय तक एथेंस छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया, जिस लोकतंत्र में सत्य को मार दिया जाए वो लोकतंत्र नहीं होता। यहीं से प्लेटो के दर्शन की असली शुरुआत होती है। संकल्प, गुरु को अमर बनाना। प्लेटो ने मन में ठान लिया, अगर सुकरात को जिंदा नहीं रखा जा सका तो मैं उनके विचारों को अमर बना दूंगा। उन्होंने लिखना शुरू किया, संवादों के रूप में, जहां सुकरात बोलते हैं, सवाल करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। आज हम सुकरात को प्लेटो की लेखनी से ही जानते हैं। एथेंस से विदा, नई यात्रा की शुरुआत। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। वे मिस्र गए, इटली गए और अलग अलग सभ्यताओं से ज्ञान एकत्र करने लगे, क्योंकि अब उनका उद्देश्य साफ था, ऐसा समाज बनाना जहां ज्ञान पर जहर का प्याला ना थमाया जाए। यहीं से जन्म लेता है अगला अध्याय, एक ऐसा स्थान जहां केवल सत्य सिखाया जाएगा, जहां सवाल पूछना अपराध नहीं होगा। उस स्थान का नाम होगा अकादमी। और उस स्थान का नाम होगा अकादमी। सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस छोड़ना। सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस अब प्लेटो के लिए वही नगर नहीं रहा था। हर गली, हर चौराहा उन्हें उनकी गुरु की याद दिलाता था। जिस भूमि पर सत्य बोला जाता था, उसी भूमि पर सत्य को जहर पिलाया गया था। प्लेटो समझ चुके थे,
अगर वे यहीं रुके तो या तो वे भी चुप करा दिए जाएंगे या फिर भीतर से मर जाएंगे। और इसी पीड़ा के साथ प्लेटो ने एथेंस को छोड़ दिया। ज्ञान की खोज में यात्राएं। प्लेटो ने वर्षों तक यात्राएं की। वे गए मिस्र, जहां उन्होंने गणित और अध्यात्म सीखा। वे गए इटली और सिसिली, जहां उन्होंने पाइथागोरस के अनुयायियों से संख्या और ब्रह्मांड का रहस्य समझा। इन यात्राओं में प्लेटो ने यह महसूस किया, ज्ञान केवल किताबों में नहीं, सभ्यताओं की आत्मा में आता है। लेकिन हर जगह उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहा, क्या ऐसा कोई स्थान नहीं हो सकता जहां सत्य बोलने पर मौत न मिले? वापस एथेंस वापसी, एक नया संकल्प। लगभग 12 वर्षों की यात्राओं के बाद प्लेटो फिर लौटे एथेंस। लेकिन अब वे वो युवा नहीं थे जो कभी राजनीति में जाना चाहता था। अब वे सुकरात की पीड़ा को अपने भीतर ढोते हुए एक दार्शनिक बन चुके थे। उन्होंने ठान लिया, अगर राज्य मुझे न्याय नहीं देगा तो मैं स्वयं ज्ञान का राज्य बनाऊंगा। अकादमी की स्थापना। एथेंस के बाहर एक शांत उपवन था जिसका नाम था अकादमिस। यहीं प्लेटो ने स्थापित की दुनिया की पहली औपचारिक शिक्षण संस्था, प्लेटो की अकादमी। ये कोई साधारण विद्यालय नहीं था। यहाँ कोई फीस नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई सत्ता नहीं थी। यहाँ था प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, सत्य की खोज और नैतिक जीवन का अभ्यास। यहाँ प्रवेश द्वार पर लिखा था, जो गणित नहीं जानता वो यहाँ प्रवेश ना करे। सुकरात की आत्मा, प्लेटो की अकादमी। अकादमी में प्लेटो पढ़ाते नहीं थे, वे संवाद करते थे, ठीक वैसे ही जैसे सुकरात किया करते थे। सुकरात अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा प्लेटो की हर बात में थी। यहीं से दुनिया को मिला एक और महान नाम, अरस्तु। अंदर से कभी ना भरने वाला घाव। हालांकि बाहर से प्लेटो शांत दिखते थे, लेकिन भीतर सुकरात की मृत्यु का घाव कभी भरा नहीं। रातों में वे अक्सर सोचते, अगर उस दिन न्याय जीत गया होता। उनकी रचनाओं में यही पीड़ा दिखाई देती है। द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना असल में एक ऐसे समाज का सपना था जहां सुकरात को मारा ना जाता। कंधे टिटो का अंतिम समय। लगभग 347 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहांत हुआ। कहा जाता है वे अपनी अकादमी में शांत अवस्था में इस संसार से विदा हुए। वे मर गए, लेकिन उनके विचार जीवित रहे। उनकी अकादमी सदियों तक चली और सुकरात प्लेटो के शब्दों में अमर हो गए। बिने और यहीं समाप्त नहीं होती कहानी, क्योंकि प्लेटो के विचारों ने पश्चिमी दर्शन की नींव रख दी और उनकी अकादमी से निकले विचार आज भी हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रहे हैं। प्लेटो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद एथेंस की हवा में अब भी एक प्रश्न तैर रहा था। अगर सुकरात गलत नहीं थे तो सही समाज कैसा होना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर था प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। शुरुआत। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर न्यायपूर्ण राज्य होता तो सुकरात को जहर नहीं पीना पड़ता। यहीं से प्लेटो ने अपने जीवन की सबसे महान रचना लिखी, द रिपब्लिक, गणराज्य। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक सवाल था, राज्य कैसा होना चाहिए, न्याय क्या है और सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए। न्याय की परिभाषा प्लेटो के अनुसार। प्लेटो कहते हैं न्याय तब होता है जब हर व्यक्ति वही काम करे जिसके लिए वो स्वभाव से बना है। उनके अनुसार समाज तब बिगड़ता है जब अयोग्य लोग सत्ता में आ जाते हैं। दार्शनिक राजा यानी फिलॉसफर किंग का सिद्धांत। प्लेटो का सबसे क्रांतिकारी विचार था, राज्य को या तो दार्शनिक चलाएं या शासक दार्शनिक बने। क्यों? क्योंकि दार्शनिक धन का लालच नहीं करता, सत्ता की भूख नहीं रखता और सत्य को सर्वोपरि मानता है। यही कारण था कि प्लेटो के आदर्श राज्य में राजा योद्धा नहीं, ज्ञानी होता है। राज्य के 3 वर्ग, 3 क्लासेस। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा। पहला शासक, दूसरा योद्धा, तीसरा उत्पादक वर्ग। जब ये तीनों अपने अपने कर्तव्य में रहें तभी न्याय होता है। प्लेटो का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, आइडियाज या फॉर्म्स का सिद्धांत। प्लेटो कहते हैं ये जो दुनिया हम देखते हैं ये सच्ची नहीं बल्कि सच्चाई की छाया है। असल सत्य एक अदृश्य दुनिया में है जिसे उन्होंने कहा वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। उदाहरण, ये कुर्सी टूट सकती है लेकिन कुर्सी का विचार अमर है। यही विचार सभी भौतिक चीजों से ऊपर होता है। गुफा का रूपक, एलेगरी ऑफ द केव। द रिपब्लिक का सबसे प्रसिद्ध भाग। कुछ लोग गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। वे दीवार पर पड़ती परछाइयों को ही सत्य मान लेते हैं,
लेकिन जो बाहर निकलकर सूर्य को देख ले वही सच्चा ज्ञानी है। दार्शनिक वही है जो अंधकार से निकलकर सत्य को देख चुका हो। द रिपब्लिक का महत्व। ये किताब राजनीति, नैतिकता, शिक्षा और मानव जीवन चारों पर एक साथ विचार करती है। आज भी ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में गिनी जाती है। प्लेटो की विरासत। प्लेटो की सबसे बड़ी विरासत अकादमी, जो 900 साल तक चली। अरस्तु जैसे शिष्य, पश्चिमी दर्शन की नींव, ईसाई दर्शन, इस्लामिक दर्शन और आधुनिक यूरोपीय सोच सब कहीं न कहीं प्लेटो से प्रभावित हैं। अन्य दार्शनिकों के विचार प्लेटो पर। अरस्तु, प्लेटो के शिष्य लेकिन कई बातों में असहमत। अरस्तु कहते थे प्लेटो ने विचारों को बहुत ज़्यादा आदर्श बना दिया। फिर भी उन्होंने कहा प्लेटो प्रिय है लेकिन सत्य उससे भी प्रिय है। सुकरात, प्लेटो के गुरु, प्लेटो के संवादों में अमर हो गए। अगर प्लेटो न होते तो शायद सुकरात का नाम इतिहास में खो जाता। नीत्शे, आधुनिक दार्शनिक, कहते हैं प्लेटो ने इस दुनिया को नीचा और कल्पना को ऊंचा बना दिया। व्हाइटहेड, एक प्रसिद्ध कथन, पूरा पश्चिमी दर्शन असल में प्लेटो के फुटनोट्स हैं। अंतिम शब्द, प्लेटो क्यों अमर हैं? प्लेटो ने हमें ये नहीं सिखाया कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाया कैसे सोचना है। उन्होंने बताया सत्ता ज्ञान से ऊपर नहीं, सत्य बहुमत से तय नहीं और विचार कभी मरते नहीं। और शायद यही कारण है कि प्लेटो के जाने के सदियों बाद भी दुनिया उन्हें केवल पढ़ती नहीं, उनसे बहस करती है। क्योंकि प्लेटो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक मापदंड बन गए थे जिससे हर नया दार्शनिक खुद को टकराता हुआ पाता है। अब प्रश्न उठता है, अगर प्लेटो इतने महान थे तो दूसरे दार्शनिक उनके बारे में क्या सोचते थे? क्या सब उनसे सहमत थे या किसी ने उनका विरोध भी किया? यहीं से शुरू होता है प्लेटो पर दार्शनिकों का सबसे गहरा संवाद। संख्या 1, अरस्तु, शिष्य जिसने प्रश्न उठाए। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने वर्षों तक अकादमी में अध्ययन किया, लेकिन वे आंख बंद करके गुरु की बात मानने वालों में नहीं थे। अरस्तु कहते थे प्लेटो ने विचारों यानी फॉर्म्स को दुनिया से बहुत दूर रख दिया। अरस्तु की आपत्ति, प्लेटो की आइडियाज की दुनिया बहुत अमूर्त है, वास्तविक ज्ञान अनुभव यानी एक्सपीरियंस से आता है। फिर भी अरस्तु ने कभी प्लेटो का अपमान नहीं किया। उनका प्रसिद्ध वाक्य, प्लेटो मेरे प्रिय हैं लेकिन सत्य उनसे भी अधिक प्रिय है, यानी अरस्तु का दर्शन प्लेटो से टकराकर ही और मजबूत हुआ। संख्या 2, नियो प्लेटोनिस्ट्स, प्लेटो को ईश्वरीय स्तर तक ले जाना। प्लेटो की मृत्यु के बाद कुछ दार्शनिकों ने उनके विचारों को आध्यात्मिक रूप दे दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे प्लोटिनस। वे मानते थे प्लेटो की आइडियाज असल में ईश्वर की चेतना है। नियो प्लेटोनिज्म के अनुसार एक सर्वोच्च सत्ता है, द वन। आत्मा उसी से निकलती है और ज्ञान के जरिए वापस उसी में विलीन हो जाती है। यहीं से प्लेटो का दर्शन धर्म और आध्यात्म से जुड़ गया। संख्या 3, ईसाई दार्शनिक, प्लेटो और ईश्वर। जब ईसाई दर्शन विकसित हुआ तो प्लेटो वहां पहले से मौजूद थे। संत ऑगस्टीन, उन्होंने कहा अगर प्लेटो मसीह से पहले ना होते तो शायद वे मसीही दार्शनिक होते। ऑगस्टीन को प्लेटो की आइडियाज की दुनिया और आत्मा की शुद्धता ईसाई विचारों से मेल खाती लगी, यानी ईसाई दर्शन ने प्लेटो को अपना बौद्धिक आधार बना लिया। संख्या 4, इस्लामी दार्शनिक, प्लेटो एक हकीम के रूप में। इस्लामी स्वर्ण युग में प्लेटो को सिर्फ दार्शनिक नहीं हकीम माना गया। अल-फराबी, उन्होंने प्लेटो के आदर्श राज्य को इस्लामी नैतिकता से जोड़ा। इब्न सीना, आत्मा, ज्ञान और बुद्धि पर प्लेटो का गहरा प्रभाव। उनके लिए प्लेटो एक ऐसा विचारक था जो दर्शन और धर्म दोनों को जोड़ता है। संख्या 5, आधुनिक दार्शनिक, प्लेटो पर सबसे तीखा हमला। नीत्शे ने प्लेटो पर सबसे कठोर टिप्पणी की। वे कहते थे प्लेटो ने इस दुनिया से मुंह मोड़कर एक काल्पनिक दुनिया को श्रेष्ठ बना दिया। नीत्शे के अनुसार प्लेटो का दर्शन जीवन विरोधी है, यह शरीर और शक्ति को कमजोर बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, नीत्शे भी प्लेटो को नजरअंदाज नहीं कर सके। संख्या 6, आधुनिक विज्ञान और प्लेटो। आज का वैज्ञानिक युग भी प्लेटो से टकराता है। वैज्ञानिक कहते हैं ज्ञान अनुभव से आता है, आइडियाज जन्म से नहीं होती। फिर भी गणित, तर्क और संरचनात्मक सोच सब में प्लेटो की छाया है। संख्या 7, व्हाइटहेड का ऐतिहासिक कथन। 20वीं सदी के दार्शनिक एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने कहा पूरा पश्चिमी दर्शन असल में प्लेटो के संवादों पर लिखे गए फुटनोट्स हैं। ये कथन प्लेटो की सबसे बड़ी विजय है। संख्या 8, पाठ का निष्कर्ष,
प्लेटो क्यों अब भी जिंदा है? हर दार्शनिक प्लेटो से सहमत हुआ या प्लेटो से लड़ा, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि प्लेटो ने एक सवाल छोड़ दिया, सत्य क्या है? और जब तक ये सवाल जिंदा है, प्लेटो जिंदा है। On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Graffiti tells tales on the subway line. Lost souls searching, trying to redefine. Echoes of struggle in alleys tight, fighting for a moment under neon light. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Truth raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. In the air, dreams take flight, but beware, beware. Corners hum with a jazzy groove. Time stands still, it's hard to move. The rhythm of life, fast and slow. Navigate the maze, let the story flow. Bare knuckle truth, raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. Urban poets in the court of kings, street symphonies when the corner sings. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. In the air, dreams take flight, but beware, beware. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle
writing, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fell. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. At night, soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight.